यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, जैसे कि हमारा टिप्पणी पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस पढ़े, सिलेबस के बाद हम लोग टिप्पणी पढ़े, और टिप्पणी के बाद अब क्या हुआ कि जैसे ये भी नया टिप्पणी है, इसमें भी कम से कम इससे 3 या 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कंफर्म मानो 3 या 4 मार्क्स आएगा। 1 मार्क्स का भी इससे आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जेसीपी मशीनरी जिस देश का था उसी देश का हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। यानी कि देखिए, अब हम सबसे पहले इटली और एकीकरण को जानेंगे। तो इटली एक यूरोप महाद्वीप का एक देश का नाम है, और एकीकरण का मतलब होता है इंग्लिश में यूनिफिकेशन। एकीकरण का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, एक करने का विधि। तो आज से 200 साल 300 साल जितना साल पीछे जाइए, दुनिया का कोई भी देश एक संपूर्ण आकार में नहीं रहता था, ठीक है। उस देश में टुकड़े टुकड़े ही रहते थे, इसमें कोई अलग राजा, इसमें कोई अलग राजा, इसमें कोई अलग राजा, वो एक पूरा पूरी देश नहीं रहता था। अगर आज से 200 साल पहले भी जाए, 300 साल, तो हिंदुस्तान भी, इंडिया भी कोई कंप्लीट देश नहीं था। यहाँ भी एक अलग अलग राज्य बोलते थे, आप लोग फिल्मों में देखो जैसे रियासत बोलता है, तो अलग अलग राजा का अलग अलग राज्य। इसी तरह इटली क्या था, 7 राज्यों में टूटा हुआ था। कब टूटा, कैसे टूटा, ये हम पूरा आपको बताएंगे। लेकिन उसी तरह इटली भी 7 राज्यों में टूटा था, और इटली को एक करने के लिए क्या जद्दोजहद हुआ, कितना परेशानी, कितना कुर्बानी दिया गया, ये सब हम अभी आपको बताएंगे। तो एकीकरण का मतलब समझ गए कि किसी भी देश को एक करके एक राष्ट्र बनाना या देश बनाना ही एकीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए, पॉइंट नंबर 1 को हम लोग अपने से पढ़ते हैं, आप भी अगर नहीं होगा तो हम शो कर देंगे पूरा पूरी। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एक राज्य सर्डिनिया पिडमोंट, जिसका राजा इतालवी था। अब इस लाइन में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है कि ये 7 राज्यों में ये सर्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। तो हम आपको पूरा डिटेल देते हैं कि जैसे अगर कोई बोले 19वीं सदी, यानी कि 1800 वाला जमाना, 19वीं सदी बोला 19th सेंचुरी, तो 1800 प्लस कोई भी 1801, 1802, 1805। अगर 20वीं सदी बोला 20th सेंचुरी, तो 1900, 1901, 1902, 1903। तो इसी तरह 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, और उन 7 राज्यों में अलग अलग राजा थे। अच्छा, अलग अलग राजा तो बड़ा मैटर नहीं है, सभी राजा बाहरी थे। जैसे होता है ना, गांव हमारा, खेत हमारा। अब कोई आके दूसरा व्यापारी खेती करवाए, मजदूरी हमी से कराए, और बोले कि नहीं अब हम सब्जी उगा है उसको हम ले जाएंगे, तो यही था इटली के साथ। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें एक राज्य, केवल एक राज्य, सर्डिनिया पिडमोंट, एक राज्य का नाम था। इटली का एक राज्य था सर्डिनिया पिडमोंट, जिसका राजा कौन था, इतालवी था। यानी एक ही इटालियन राजा था, बाद बाकी इधर उधर का लोग आके, जैसे इंडिया में या भारत में जैसे ब्रिटिश हुकूमत हुई ना, 1600 में आए व्यापार करने, व्यापार का बहाना करके कि हम ऐसे कर देंगे, अब किसान को इतना पैसा देंगे, सबको ये देंगे, और इसी बहाना से क्या कि एक दूसरे को लड़ाते लड़ाते अपना राज स्थापित कर दिए। हो सके इटली में भी यही हुआ होगा। बहरहाल जो भी हुआ, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इटली का एक राज्य था सर्डिनिया पिडमोंट, जिसका राजा इटालियन था, बाद बाकी सब बाहरी। पॉइंट नंबर 2, अब कौन कौन में बाहरी था, तो हर राज्य को हम लोग दिशाओं में बांट सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसी तरह उत्तरी भाग, ठीक है, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लीजिएगा, वो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क वाला, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक दूसरा देश है, वो भी यूरोप का देश है, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का याद है तो डेविड वार्नर वाला उसमें, और ऑस्ट्रिया है तो ये जर्मनी का पड़ोसी है। अब ये हैब्सबर्ग कौन था, तो हैब्सबर्ग मान के चलिए ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग खानदान वाले थे, हैब्सबर्ग वंश वाले थे। उनके अधीन कौन सा था, तो उत्तर में ऑस्ट्रिया वालों का राज्य था, मध्य में यानी कि बीच में, बीच वाले इलाकों पर पोप का शासन था। अब देखिए, चर्च छोड़ के राज कर रहे हैं, तो सोचिए किस लेवल का राज्य था वहां। मतलब कि पोप के अधीन कौन, बीच वाला, इटली का जो बीच वाला इलाका था उसको कौन था, उसमें पोप के अधीन था, उसके अंडर में था, उसमें उसका कंट्रोल था। अब दक्षिण में स्पेन के बुर्बो वंश थे।
दक्षिण में स्पेनिश राज्य था। ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे मेरा खत्म होता है। अब पॉइंट नंबर 3, आखिर ये इतने सारे राजा थे, इटली को बांट दिए थे। अब देखिए, एक राज्य, एक देश और उसमें इतने टुकड़े, तो अगर किसी का 2 बहन को अलग अलग जगहों में शादी कर दे तो उसको तो पूछना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो सर्डिनिया पिडमोंट वाला अगर उतरी भाग जाएगा कि हम अपना बहन के घर जा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले बॉर्डरे में रोकेगा, तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्योंकि घुसपैठ का डर ज्यादा होता था कि नहीं जासूस तो नहीं है। तो एक देश और इतने टुकड़े कि आपस में लोगों से भी मिलना मुश्किल है। तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि खेत हमारा, घर हमारा, हमको फसल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है वो भी पूछ के, नहीं तुम कहाँ से लाए हो, सर्डिनिया से लाए हो या उत्तरी भाग से। स्टार्ट। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 में बढ़ने से पहले हम बता दें कि क्रांति क्यों होता है। अब कोई देश इतना भाग में बटा हुआ था, ठीक है, कहीं जाने का परेशानी, आने का, टैक्स दीजिए, अपना खेती किए उसमें दीजिए, अपना कार्य करे उसमें दीजिए, तो क्रांति होगी। इसी क्रांति के उद्देश्य को लेकर इटली का एक महान क्रांतिकारी, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी है, तो एक बार जरूर उसको पढ़ लीजिए कि उसका नाम था ज्यूसेppe मैत्सिनी। उन्होंने इटली को एक करने के लिए एक ऐसा विचार लाया, 2 गुप्त संगठन भी बनाए, जिसका नाम था, एक गुप्त संगठन जिसका नाम था यंग इटली, इसको उन्होंने बनाया था मर्से में। अब मर्से क्या है, मर्से को पढ़ने की किताब नहीं है। मर्से क्या है, मर्से आपका इटली का एक शहर है, वहां में उन्होंने एक गुप्त संगठन तैयार किया और उसका नाम दिया यंग इटली। और दूसरा आपका संगठन है, उसका नाम था यंग यूरोप, इसको उन्होंने बनाया था बर्न में। यानी 2 अलग अलग शहर और 2 अलग अलग शहरों में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन, और हर संगठन का एक ही उद्देश्य, इटली को एक राष्ट्र बनाया जाए, एक देश बनाया जाए जिसमें अलग अलग राजा ना हो, अलग अलग उसको बटा हुआ ना हो, ताकि हमारा ही देश और हम ही को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इस उद्देश्य से इटली के महान क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैत्सिनी ने 2 गुप्त संगठन बनाए और 1831 से लेकर 1848 में 2 क्रांतिकारी विद्रोह किए, लेकिन सौभाग्य नहीं साथ दिया, और ठीक है, भाग्य उनका साथ नहीं दिया और ये विद्रोह असफल रहा। यह विद्रोह असफल रहा और मैत्सिनी यह विद्रोह नहीं कर सके और अपने कार्य में सफल नहीं हो सके। लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी हार में भी जीत देखनी चाहिए। अगर भले ही मैत्सिनी हार गया, लेकिन उसके इस हार में एक इंसान जो चुप से बैठा हुआ था और ताक रहा था सब कुछ कि कहीं इसमें तो फायदा होगा मेरा, और उसका फायदा उसको यकीनन मिला। कौन था उसको हम पूरा आगे बताएंगे। तो वो कोई नहीं, और एक राज्य था, हम आपको पहले ही बताए थे, पॉइंट नंबर 1 अभी आपको दिख रहा है कि सर्डिनिया पिडमोंट, इसका राजा इटालियन था। तो क्या एक इटालियन राजा ये नहीं चाहेगा कि हम सारा इटली में कब्जा करें? वो चाहेगा कि हम सर्डिनिया पिडमोंट तक फेमस रहे या सीमित रहे? नहीं, वो अपना राज्य को जितना चाहे उतना फैलाएगा। तो यही जब 1831 से 1848 का क्रांतिकारी विद्रोह सफल हुआ, तो इटली को एक करने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल पर। तो उसको हम लोग पॉइंट नंबर 4 में आपको दिखाएंगे, आपको दिखेगा। इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर थी। ठीक है, अब जब क्रांतिकारी विद्रोह खत्म हो गए, तो अब इसको जोड़ा कैसे जाए, ये जोड़ने की सारी जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल के कंधों पर आ गई। कंधों पर कहाँ आएगा बाबू, कंधा में वो लेना ही चाह रहा था, क्योंकि वो हर कोई चाहता हम सुपर हीरो बने, क्योंकि उसको तो राज्य चाहिए, राजा बनना है। अब ऐसा परिस्थिति, ऐसा कंडीशन बना हुआ था कि हर कोई चाह रहा था कि हाँ इटली बने। उसी बीच में विक्टर इमैनुएल आया और बोल दिया इटली को हम एक करेंगे। अब सब कोई साथ देने के लिए भी तैयार हो गया, चाहे उसका नियत कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 5, एक चतुर राजा की यही पहचान होता है कि वो अपना चतुर कूटनीति वाला मंत्री को तैयार बना के रखता है, ताकि उसके अगर कोई भी परेशानी हो तो आने वाले दिनों में हम किसी से भी युद्ध लड़े तो सावधानी पूर्वक, हौसला मेरा खराब ना हो। यही विक्टर इमैनुएल के साथ था। वो एक बहुत चालाक राजा था और अपने चालाकी का प्रदर्शन अपने मंत्री काउंट कैमिली द काउर के जरिए, उनका जो मंत्री था काउंट कैमिली द काउर, उसके जरिए दिया। और काउंट कैमिली द काउर बहुत अधिक चतुर कूटनीति का था, इतना अधिक
कि वो इटली को एक करने में राजा के कंधों में कंधा मिलाकर साथ दिया। हो गया। तो इटली का राजा विक्टर इमैनुअल, ठीक है, इटली एकीकरण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते ही, ठीक है, अब वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, फौरन एकदम पूरी सतर्क नहीं हो गया, एकदम पूरा सतर्क होने के साथ साथ वो इतना तेज था कि वो अपने सारे अपनी जिम्मेदारी अपने मंत्री काउंट कैमिली द काउर, तो काउंट कैमिली द काउर कौन, तो काउंट कैमिली द काउर, ठीक है, सर्डिनिया पिडमोंट का मंत्री विक्टर इमैनुअल का मंत्री था। मंत्री के साथ साथ पसंदीदा मंत्री होगा, तभी तो सारा जिम्मेदारी खुद के साथ किसको दिया, काउंट कैमिली द काउर को। और काउंट कैमिली द काउर ने उतने ही ईमानदारी के साथ उस कार्य को निभाया, उस काम को निभाया। अब कैसे निभाया हम लोग देखते हैं कैसे। ये काउंट कैमिली द काउर तो आप जान गए कि सर्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री था, लेकिन कैसा मंत्री था, क्या था, आलसी तो नहीं ना था, सो तो नहीं जाता था ना रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं था। जब पहले राजा के जमाने में मंत्री सोते भी थे तो राजे के इशारे पे उठ जाइए, सो जाइए। देखिए, तो काउंट कैमिली द काउर शिक्षित अमीर इटालियंस, जैसे इटली में तो अमीर भी लोग होंगे और शिक्षित, उन लोगों के जैसा इटली का भाषा तो नहीं बोल पाता था, लेकिन उनसे कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। और ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि उनके जो पड़ोसी देश थे वहां फ्रेंच भाषा ही चलता है। अब फ्रेंच भाषा, और काउंट कैमिली द काउर एक चतुर कूटनीति संधि वाला व्यक्ति था, यानी उसको भी विश्वास था कि अगर कोई राज्य का विकास करेगा और अगर कोई राज्य बनेगा तो राजा के अधीन ही बनेगा, इस तरह का वह इंसान था। तो आप सोचिए क्या होगा। 1859 का वह जमाना जब आता है, काउंट कैमिली द काउर अपना काम को उसी तरीके से निभाता है जिसके लिए वो चर्चित था, यानी कि उसका ऐसा ही मात्रक था कूटनीति संधि। आपको याद ना हो तो ये याद रखिएगा कि काउंट कैमिली द काउर का ऐसा ही मात्रक था कूटनीति संधि। तो उसने कूटनीति संधि फ्रांस से किया 1859 सन 1859 ईस्वी में। और जो वहां पे जो उत्तरी भाग था ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्ग, उनके बलों को हराया, किसके साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर। अब बोलिए, सर्डिनिया पिडमोंट आपका इटालियन राजा का हुआ। अब यहाँ पे उत्तरी भाग भी हो गया इटालियन का, विक्टर इमैनुअल का, बचा मध्य भाग। तो मध्य भाग तो आपका पॉप के अधीन है ना, तो पॉप तो उसी के अंदर में काम करेंगे जिसका पूरा इटली होगा, तो इसमें तो परेशानी नहीं है, पॉप को तो वही चाहिए, उनकी जो जरूरत होती है। लास्ट बच रहा है आपका जो दक्षिण वाला भाग, जहां पे स्पेनिश बुर्बो थे। अब ये कैसे हुआ तो हम आगे पूरा आपको बताते हैं। 1860 का जमाना आता है, स्थानीय किसानों का मदद लिया जाता है, लेकिन राजा के नाम में कौन मदद लेगा, जरूरी तो नहीं कि राजा को सब पे मदद ही देगा। तो उस समय 1860 में जो किसान और जो इटली के जो स्थानीय क्रांतिकारी का जो सबसे प्रसिद्ध चेहरा था, उसका नाम था, आप स्क्रीन में दिखेगा, जेसेपी गैरिबोल्डी। ये जेसेपी गैरिबोल्डी स्थानीय किसानों को भी बहुत चर्चित चेहरा था। अब हम बात कर रहे हैं काउंट कैमिली द काउर, इसको अपना काम निकालना है। तो वो क्या किया कि ठीक है गैरिबोल्डी बाबू, हम आप ही के अगुवाई में युद्ध करेंगे। तो जब उनके अगुवाई में लड़ेगा तो स्थानीय किसानों को संदेश जाएगा कि देखिए हमारे नेता को, हमारे क्रांतिकारी को अगुवाई में लड़ रहा, तो हम साथ देंगे। इससे काम किसको निकल रहा है, काउंट कैमिली द काउर, और इसके पीछे कौन है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो 1860 में स्थानीय किसानों जेसेपी गैरिबोल्डी का साथ लेकर काउंट कैमिली द काउर दक्षिण इटली के में हमला करता है और सिसिलिया के दो और राज्य, वहां पे सिसिलिया की एक जगह है, उनके दो और राज्य पे हमला करता है और उसको भी फतह करता है, जीतता है। अंततः लास्ट का एक आता है आपका कि इटली के अब सभी राज्यों पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का कंट्रोल आ गया। अब ये इटली एक होने को तैयार है। तो इसी को देखते हुए काउंट कैमिली द काउर 1861 का जमाना, यानी सन 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा या सम्राट घोषित करता है और इसी तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है। चलो तो
पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एकीकरण का दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट कहाँ जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। तो एकीकरण तो समझते हैं यूनिफिकेशन, और जर्मनी एक देश है, तो किसी भी राष्ट्र को एक करना है एकीकरण कहलाता है। पहले बताए, अब भी बता रहे। अब जर्मनी को एकीकरण करने के लिए ये 5 बिंदु, ये 5 पॉइंट बहुत अहम योगदान, मतलब बहुत ज्यादा रोल है इनका, ठीक है। अब क्या रोल है ये देखते हैं। पहला पॉइंट, ये हम इस 5 ही बिंदु के जरिए या इस 5 ही बिंदु को अध्ययन करके वर्णन करके जानेंगे पूरी डिटेल की क्या है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक एकीकरण, यानी कि कल्चरल यूनिफिकेशन। ये क्या होता है सांस्कृतिक मतलब प्राकृतिक। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो सांस्कृतिक एकीकरण का मतलब क्या, देखिए सांस्कृतिक एकीकरण तो 5 बिंदुओं में पहला बिंदु है हमारा सांस्कृतिक एकीकरण। हर एक राष्ट्र का अपना अपना संस्कृति होता है, ठीक है, और कोई दूसरा राजा आके ये थोप नहीं सकता है कि आज से तुम्हारा कल्चर चेंज, हमारा कल्चर चालू, नहीं। तो ये जर्मनी वालों के साथ हो रहा था, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था। उस अन्याय को से दूर करने के लिए जो भी जर्मनी के दार्शनिक थे, विद्वान थे, उन लोगों ने एक विचार लाया कि जर्मनी के लिए एक संस्कृति, एक भाषा लाया जाए, एक भाषा और एक संस्कृति का विचार लाया जाए। अब लेकिन ये कर पाना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, टुकड़ा टुकड़ा था। अब सोचिए, एक रोटी के 50 टुकड़े कर देंगे और बोलेंगे एक टुकड़ा से पेट भर लो, और सबको इधर उधर फेंक के बोलेंगे जल्दी से सबको एक ही बार उठाइए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, चुनना पड़ेगा। इसी तरह सांस्कृतिक एकीकरण का विचार को जैसे रोटी को टुकड़ा करके अगर फेंक दिया चुनना पड़ता, तो इसी तरह से चुनना पड़ता, यानी कि हर एक राज्य में जा जाके विचार को चुनने जैसा बताना पड़ता। तो ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं हो पाया, लेकिन विचार था, उन्होंने दे दिया। आज नहीं तो कल इसका रंग जरूर लाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, भौगोलिक एकीकरण। कोई भी देश अपने जोग्राफिया यानी जोग्राफिकल कंडीशन से ही एक होता है कि हमारा एरिया कहाँ है। देखिए आज कश्मीर के लिए हमारा हिंदुस्तान का लड़ाई पाकिस्तान से चल रहा है, ठीक है। अभी कभी चीन से भी होता है बॉर्डर विवाद, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो हर एक देश का है। अमेरिका का मैक्सिको से है, बहुत सारे समुद्रों में लड़ाई चल रहा है। क्यों? बॉर्डर की वजह से, अपने एरिया। कोई भी देश अपना जमीन 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहता है, अगर वो उसका है तो क्यों छोड़ेगा। तो इसी तरह भौगोलिक एकीकरण। अच्छा, भौगोलिक एकीकरण में सबसे बड़ी बात है कि इन 300 राज्यों को तोड़ा गया, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जाता है, जो आपको दिखेगा, ठीक है, हम नाम आपको शो कर रहे हैं, और वो इंसान है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, MBP, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग पबजी वाले हो तो शॉर्टकट याद रखते हो, ठीक है। इसी तरह NBP, नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने 1804 ईस्वी से लेकर 1815 तक जर्मनी में ऐसा उथल पुथल मचाया, 300 राज्यों को 39 राज्यों में ला खड़ा किया। ये जो हमारा मुर्गी को चुनने के लिए दाना दिया जाता है ना, तो उसी तरह जर्मनी 300 राज्यों में दाना जैसा बटा हुआ था। एक राजा था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट आया और जर्मनी में वो उथल पुथल मचाया कि 300 राज्यों को 39 राज्यों में ला खड़ा किया, और बांट के और छोटे छोटे को थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन अब जो छोटा छोटा कस्बा गांव वाले राज्य थे, उन लोग अब मिलजुल सकते हैं। लेकिन ये कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। और इसमें भी सबसे बड़ा राज्य था परसा। एक बात बताना भूल गए, जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य जो 300 था उस समय भी था परसा। कौन था? परसा। और जर्मनी और भौगोलिक एकीकरण के बाद भी जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य परसा ही था। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का श्रेय देना जरूरी है कि 300 को 39 में ला खड़ा किया। थर्ड है आपका तीसरा, आर्थिक एकीकरण। देखिए जगह मिल गया, जमीन मिल गया, जर्मनी बड़ा हो गया, तो
हमको तो चाहिए ना कि काम भी मिले, रोजगार भी मिले, खेती मिले, बाड़ी मिले, खाना मिले, पीना मिले, इस चीज का जुगाड़ भी हुआ। तो आर्थिक एकीकरण के शुरुआत से ही जर्मनी में अब काम उन सब मिलना शुरू हुआ। तो जैसे आर्थिक एकीकरण हुआ, रेलवे का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, सीमा शुल्क लगने लगा, यानी कि बॉर्डर में जाकर टैक्स देना है, और एक आर्थिक नीति लाई गई सन 1834 ईस्वी में, जिसका नाम था सोलवरीन। आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा 1834 सोलवरीन, ठीक है। तो ये सोलवरीन आया और जर्मनी आर्थिक रूप से तंगहाली से थोड़ा अच्छा होकर अब मजबूती की ओर आया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी देश में अगर युवा हो, उस देश के नागरिक हो, अगर उसको मदद, उसमें अगर मेहनत करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, राष्ट्रवाद का मीनिंग, राष्ट्रवाद का धर्म निभाते हैं, तो उस देश में ये हमारा फर्ज बनता है कि उस देश का हमें वही अधिकार मिले जिसके हम लायक है, वो हमको हक मिलना चाहिए। और ये हक कब मिलेगा? तो इसी हक को जानते हैं कि जर्मनी के लोगों को कब मिलेगा। तो ये सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण क्या है? जब भी आप किसी देश को एक कर रहे हैं, उससे सबसे पहले दो चीजें जरूरी है, एक सामाजिक एकीकरण, एक राजनीतिक। लेकिन समाज अगर एक नहीं हुआ तो आपका राज्य भी एक नहीं हो सकता। आप समाज को बांट के राज नहीं कर सकते, आप समाज को एक करके राज कर सकते हैं कि आपका अलग कल्चर है, आपका अलग कल्चर है, लेकिन आप रहते यहीं हैं, आप रहते इसी देश में हैं, तो आपको इस देश के नियम नीति से चलना होगा। आप अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को मानिए, लेकिन अपने देश के लिए भी कुर्बानियां देने को तैयार रहिए। तो सामाजिक एकीकरण हुआ। तो हमारा जो अंतिम पॉइंट से पहले वाला पॉइंट है सामाजिक एकीकरण, समाज को एक करना। तो जर्मनी 300 राज्यों से 39 में आया। 39 में भी तो अलग अलग समाज थे, लेकिन उन समाज के लोगों को एकीकरण इस नीति से किया जाता कि देखिए, रेलवे का विकास हुआ, कुर्बानियां किसकी लगी? हम मध्यम वर्ग के लोगों का। आर्थिक नीति बन रहा है, सीमा शुल्क लग रहा है, हम लोग मध्यम वर्ग के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। छोटे अगर किसान हैं तो अगर वो सीमा शुल्क लगेगा तो कितना दे सकते हैं, कितना कमाएंगे? यही एक था मुद्दा। इससे बहुत सारे मुद्दे थे। तो जर्मनी के जो मध्यम वर्ग के युवा थे और जर्मनी के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके बीच में एक विचार था कि जर्मनी को एक पूर्ण राज्य बनाया जाए, पूरा पूरी कंप्लीट एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूरा पूरी एक देश बनाया जाए। ये राज्यों के टुकड़ों में सीमित ना रहे। अगर जर्मनी को चलाए तो कोई एक जगह से चले, क्योंकि सारा जर्मनी एक कहलाएगा, तभी तो जर्मनी का भाषा एक होगा, संस्कृति एक होगा। तो सामाजिक एकीकरण की शुरुआत जर्मनी के मध्यम वर्ग के युवा और जर्मन राज्य के लोगों के बीच में एक आया विचार था कि हम क्यों ना एक जर्मनी को नया राज्य और एक पूरी राज्य बनाया जाए। इस सपने को सच्चाई का देने के लिए, इस सपने को पूरी हकीकत बनाने के लिए 1848 ईस्वी को जर्मनी के मध्यम वर्ग के युवा और क्रांतिकारियों ने फ्रैंकफर्ट संसद, कौन सा? फ्रैंकफर्ट, आपको स्क्रीन में दिखेगा। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद के सामने एक आंदोलन करने की योजना बनाई, ठीक है। और ये योजना सफल भी होता, लेकिन परंतु उस समय जो जर्मनी था वो ऑस्ट्रिया के राजा ड्यूक मैटरनिक के निगरानी में था, उसके अंडर में था, उसके अंदर में आता था। और ड्यूक मैटरनिक अपने समय का बहुत चतुर राजा था, बहुत चतुर राजा। और उन्होंने पर्सा के भूस्वामियों, सैनिकों और सभी से मिलकर इन मध्यम वर्ग के युवा और क्रांतिकारियों के विचारों के साथ इसके आंदोलनों को भी कुचल दिया। लेकिन कहा जाता है, इससे पहले इटली का बताएं कि इटली में भी यही काम हुआ था। लेकिन जब कोई आंदोलन कुचलना भी जाए, उस आंदोलन से एक नया बीज जन्म लेता है, और वो बीज ऐसे जन्म लेता है कि उसका जो अंतिम जो लक्ष्य है उसको पूरा करके ही मानता है। आज भी यही जर्मनी के साथ हुआ था उस दिन भी, कि एक नया विचार पैदा हुआ कि जर्मनी, और इस विचार को देख रहा था कोई एक राजा कि कैसे हम अपना कदम बढ़ाएं और जर्मनी का सम्राट बने। तो हम अपने अंतिम पॉइंट में आते हैं और बताते हैं कि कौन था।
अंतिम पॉइंट है आपका राजनीतिक एकीकरण। हम बताएं ना कि कोई एक राजा देख रहा था, जब यह आंदोलन असफल हो गया तो जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी पर्सा के राजा विलियम काइजर प्रथम ने अपने कंधों पर ले लिया। जिस तरह इटली के सर्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने अपने कंधों पर लिया था, इसी तरह राजनीतिक एकीकरण में भी पर्सा का राजा विलियम काइजर प्रथम ने अपने कंधों में लिया और उन्होंने भी अपना चतुर कूटनीति संधि वाले मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया और 7 वर्षों में ऑटोमन बिस्मार्क ने आपको 3 देशों को युद्धों में हराया। कैसे? कूटनीति संधि का, क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क को सबसे ज्यादा यकीन था कि अगर किसी देश का विकास होगा, किसी देश का भला होगा तो राजा के ही हित से ही होगा। वो लोकतंत्र में विश्वास या प्रजातंत्र में नहीं, उसको विश्वास था राजतंत्र में। और उन्होंने एक नीति लाई जिसका नाम था लॉ और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन। आप सोचिए वो किस तरह का इंसान था, या तो ताकत पे या तो खून बहा के, उसका यही मकसद था। तो राजनीतिक ऑटोमन बिस्मार्क को जब जर्मनी का चांसलर नियुक्त बनाया गया, कौन बनाया? वही विलियम काइजर प्रथम ने। तो ऑटोमन बिस्मार्क चतुर कूटनीति संधि से 7 साल तक रहा और 7 साल तक ऐसी कूटनीतियां, ऐसी संधि ऐसे बनाते रहे योजना नियम। और उन्होंने 3 प्रमुख देशों जो जर्मनी के आगे रोड़ा बोलते हैं ना, रुकावट थे, उनके जर्मनी के लिए रुकावट था कि इनसे खतरा होगा, उनमें एक डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को हरा पाने में सफल रहा। और तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी का वर्ष, ठीक है, और बेहद ठंडी सुबह, और जर्मनी का एक वर्साय में जो शीश महल था, हॉल ऑफ मिरर, उसमें ऑटोमन बिस्मार्क खड़ा होता है और सभी भूस्वामियों, सभी सैनिकों, सभी राज्यों के मुख्य लोगों के बीच में यह घोषणा करता है, विलियम काइजर प्रथम को ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी का सम्राट नियुक्त करता है। और नियुक्त करते ही जर्मनी का जो सम्राट है और विलियम काइजर प्रथम, वो कहता है जर्मनी अब ऑटोमन बिस्मार्क के नीतियों से चलेगा। और इसी के साथ ही जर्मनी एक पूरा राष्ट्र के रूप में एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है।